नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। व्याकरण, यह वेद रूपी शरीर का मुख्य माना गया है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। बाद में शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका या टिप्पणी की रचना किया गया। ज्योतिष, इसे वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। बृहत संहिता है, जिसकी रचना बराहमिहिर के द्वारा किया गया था। निरुक्त, इसे वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि के द्वारा किया गया है। शिक्षा, इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। कल्प, इसे वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं: स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र। सर्वप्रथम मनुष्य ने पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। शूल सूत्र, इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। गृह सूत्र, भारतीय विधि कानून इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में किया गया है। छंद, इसे वेद रूपी शरीर का पैर माना गया है। महाकाव्य, इसकी संख्या 2 है: महाभारत और रामायण। महाभारत का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। इसे 5वें वेद की उपाधि दी गई है। महाभारत 18 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग को पर्व कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। इस पर्व को ही भगवान गीता कहा गया है। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। गैर ब्राह्मण साहित्य, इसे 2 भागों में बांटा गया है: बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य, अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक का है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में किया गया है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी या ब्रिजगिरी में हुआ था। इस समय मगध के शासक हर्यक वंश के शासक अज्ञात शत्रु थे। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पिटक की रचना किया गया था। सूत पिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश की चर्चा की गई है। विनय पिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, यह लगभग 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता शावक मीर के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हुआ था। इसी में तीसरा बौद्ध सम्मेलन 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपोततीस के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपोततीस ने ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्म पिटक की रचना की है। इस पुस्तक में बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। पहली बार इसी सम्मेलन में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष की नियुक्ति की गई थी। इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान
और दूसरा महायान कहलाया। जातक ग्रंथ। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पनौदो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा किया गया था, जिसमें नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर या मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। जैन साहित्य। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्वा है। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा मिलती है। प्रथम जैन सम्मेलन 3वीं शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलबाहु के द्वारा रचना किया गया था। इस जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंक की रचना की थी। इसी 12 अंक का एक पुस्तक भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। इस 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईस्वी एडी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधिश्रवण के द्वारा किया गया है। इस जैन सम्मेलन में 12 अंक का उपांग लिखा गया है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। जैन धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है। जैन गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का विषय वस्तु राजनीतिक से संबंधित है। इस पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान और रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामंद नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस है का नाम आता है, जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा की गई है। गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की कुछ प्रमुख रचना निम्नलिखित है। रघुवंशम महाकाव्य है। इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। कुमार संबंध महाकाव्य है। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं दोनों के उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। अभियान शकुंतलम नाटक है। मालविका मित्र नाटक है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र में प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। विक्रमोर्वशीय नाटक है। इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। ऋतु संहार खंड काव्य, इसमें विभिन्न प्रकार के ऋतु की चर्चा की गई है। मेघदूतम खलकांड, इसमें यक्ष एवं यामिनी के विग्रह का कथा की चर्चा की गई है। मत्स्यकटिकम, जिसकी रचना शूद्रक ने किया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वतीपुराण एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की है। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शी एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की है। रचनाकार लेखक उत्तर रामचरित्र भवभूति, महावीर चरित्र भवभूति, मालती माधव भवभूति, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ के द्वारा, कुमार बाल चरित्र हेमचंद के द्वारा और नौशासांग चरित्र पद्म गुप्त के द्वारा, कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा, स्वप्नवास दत्त भास के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज विजय जयनायक के द्वारा और परमार रासो जगनीक के द्वारा और राय तरंगिनी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है।
रामचरित्र संध्याकर नदी के द्वारा। नोट, यह संस्कृत रायतरणी भाषा में लिखा गया भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, भोज प्रबंध बलाल सेन के द्वारा, गौड़वहो वाकपति राज के द्वारा। पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से प्राप्त स्रोत। इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया है। हिंदू देवी देवता से संबंधित पहला अभिलेख बोगजकोई अभिलेख है जो एशिया माइनर ईरान नामक स्थान से मिला है। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इस अभिलेख में 4 हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ की चर्चा की गई है। भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के हसमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से मिला है। अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुफा या गुहा लेख। शिलालेख को बृहद बड़ा शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है। ये निम्नलिखित हैं, जैसे मानसेहरा एवं शाहवाजगढ़ी। यह दोनों ही बृहद लेखा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के सभी शिलालेख कुल 4 लिपि में लिखे गए हैं: खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राही। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सभी ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के शाह-ए-कुना नामक स्थान से मिला है जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों ही लिपि में लिखा हुआ है। अतः इस अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया जो ट्री पैंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया था। अशोक के किसी भी बृहद शिलालेख में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ। अशोक ने 20 स्थान से भी अधिक स्थान पर लघु शिलालेख मिले हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा है। इसमें मात्र 4 शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो निम्नलिखित: मास्की हैदराबाद, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेटूर तमिलनाडु और उदय गोयल तमिलनाडु। अशोक का भाबरू राजस्थान के बैराट नामक स्थान से एक पृथक शिलालेख मिला है जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य सम्राट के रूप में अंकित नाम किया गया है। इसी में अशोक के द्वारा बौद्ध के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ में आस्था व्यक्त किया गया है। अशोक ने अपने सभी 6 स्तंभों में भी बौद्ध धर्म अपनाने एवं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी स्थापना व्यक्त किया है। ये 6 स्तंभ निम्नलिखित हैं: दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। यह अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में स्थित था जिसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। यह अभिलेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया। प्रयाग स्तंभलेख। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था जिसे मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। प्रयाग स्तंभलेख में मौर्य शासक अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय के अभियान की चर्चा की गई जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है जबकि अशोक का स्तंभलेख ब्राही में लिखा हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख पर मुगल शासक अकबर ने भी फारसी भाषा में अभिलेख खुदवाया था। साथ ही जहांगीर के बारे में भी इस स्तंभलेख से भी जानकारी मिलती है। लौहरिया ननगढ़ बिहार पश्चिम चंपारण में है। लौहरिया अरेराज बिहार चंपारण यह शीर्ष कमलाकार है। रामपुर बिहार चंपारण में है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रथम स्तंभलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था जो समुद्रगुप्त महासंधि विग्रह के अर्थात युद्ध एवं शांति का मित्र थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से लौह स्तंभलेख मिला है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिसे कुमारगुप्त प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख में शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि
इन्होंने दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त करवाया था। मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया स्थित बराबर की पहाड़ी को खुदवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया था। लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी, और इन चारों गुफाओं को आजीविक संप्रदाय को दान में दे दिया था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसका पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा।